बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। सामान्य हिंदी की कक्षा में आज हम विचार करेंगे हिंदी गद्य के आरंभिक स्वरूप पर। बहुत सी छात्राओं का आग्रह रहा कि कविताएं बाद में पढ़ाई जाएं, पहले गद्य संग्रह को लिया जाए। इसी बात को रखते हुए आज मैं गद्य संग्रह में जो कुछ संकलन किया गया है उसमें गद्य के आरंभिक स्वरूप के लिए थोड़ा सा दृष्टि डालना चाहूँगी। उससे पूर्व सभी छात्राओं को एक छोटा सा चिंतन के लिए कुछ पंक्तियाँ देने जा रही हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनें और उसके ऊपर मनन करें। अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपकी क्रियाएं बन जाते हैं। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें, अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें, वे आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें, वे आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें, अपनी आदतों पर ध्यान दें, वे आपका चरित्र बन जाती हैं। मनन करें, चिंतन करें और इसी के साथ हम हिंदी के गद्य के आरंभिक स्वरूप पर विचार करेंगे, दृष्टि डालेंगे। साहित्य की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के पूर्व भारतेंदु काल में गद्य रचना स्वांतः सुखाय व प्रेरणा, प्रोत्साहन अथवा प्रचार के लिए थी। लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंशा अल्लाह खां हिंदी गद्य के 4 आरंभिक लेखकों में से हैं। लल्लूलाल जी ने सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर आदि ग्रंथों की रचना की। ये सारे ग्रंथ ब्रज भाषा और संस्कृत ग्रंथों के खड़ी बोली रूपांतरण हैं। इनके खड़ी बोली गद्य को ब्रज रंजित खड़ी बोली कहा गया है। पंडित सदल मिश्र के 2 ग्रंथों में नासिकेतोपाख्यान और रामचरित खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न दिखाई देता है। भारतेंदु पूर्व खड़ी बोली के ऐतिहासिक अथवा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सदल मिश्र के ग्रंथों का महत्व बढ़ जाता है। वहीं संस्कृतनिष्ठ गद्य का उदाहरण खड़ी बोली के रूप में सुख सागर नामक ग्रंथ में दिखाई देता है, जिसे मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा। इसी प्रकार फारसी और उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी आधुनिक खड़ी बोली गद्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, पंजाब के नवीन चंद्र राय आदि ने भी किया। हिंदी गद्य का समुचित विकास आधुनिक काल में भारतेंदु युग से होता है और भारतेंदु युग का सबसे विकसित साहित्य रूप निबंध थे। निबंध रचना का यह जो कौशल है उन कलाकारों का अपना था और पत्रकारिता की जो भूमि थी, पृष्ठभूमि थी, उस पर फूला फला था। भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। 2-2, 4-4 आने की पत्रिकाएं निकाल कर वे अपना साहित्य जनता तक पहुंचाते थे और आए दिन की समस्याओं पर पत्रकारों की तरह लेख आदि भी लिखते थे। भारतेंदु की
सुगठित, कलापूर्ण और प्रभावशाली रचनाओं में निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वर्गमय विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न आदि उनकी अमर कृतियां हैं। इनमें हास्य व्यंग की छटा देखते ही बनती है। साथ ही सामाजिक उद्देश्य भी गहराई के साथ इनमें प्रकट होता है। भारतेंदु चाहते थे कि उच्च कोटि का साहित्य भी ऐसे ही विषयों पर रचा जाए जिससे वह ग्राम साहित्य के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सके। भारतेंदु का ध्यान किसी एक प्रांत की ओर नहीं था। हिंदी से संपर्क में आने वाले सभी प्रांतों में वह इस नवीन आंदोलन की लहर बहा देना चाहते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षपाती होते हुए निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल कहने के साथ वे जानते थे कि देश की उन्नति के लिए ग्राम भाषाओं की उन्नति आवश्यक है और उनमें लोक हितकारी साहित्य रचा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि ग्रामीण भाषाएं ही हिंदी की रीढ़ हैं और उनके विकास से हिंदी का विकास हो सकेगा। उक्त सभी सच्चाइयों को जानने के बाद यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी ने निज भाषा जागरण, खड़ी बोली का उन्नत स्वरूप, गद्य साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, समाज, धर्म व अर्थ सुधार आंदोलन सभी में अद्वितीय योगदान दिया। भारतेंदु मंडल के नाम से पुकारे जाने वाले इस युग में लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ये लेखक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गद्य लिखकर हिंदी गद्य को निरंतर समृद्ध कर रहे थे। आपके पाठ्यक्रम पर यदि दृष्टि डालें तो विदित होता है गद्य संग्रह के रूप में गद्य की बहुत सी विधाओं अर्थात प्रकार पर को लिया गया है, जिनमें निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, जीवनी, आत्मकथा व डायरी आदि हैं। इन सभी का संक्षेप में परिचय आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। तथापि जब आपको पाठ्यक्रम के क्रमानुसार जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसी समय उसकी भूमिका में गद्य के उस प्रकार को हम संक्षेप में जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी परीक्षा में यह अनिवार्य हिंदी का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में होगा। अतः आवश्यक होगा कि हम लेखक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को याद करें, लेखक का संक्षेप में साहित्यिक परिचय भी जानें तथा जो भी गद्य विधा के रूप में पाठ आपके कोर्स में शामिल किया गया है उसका संक्षेपण करते हुए एक 50 पृष्ठ का रजिस्टर आप जरूर डालें, जिसमें अनिवार्य हिंदी का गद्य भाग संक्षेप में लिख सकें और परीक्षा के समय उसे पढ़कर प्रश्नों द्वारा अभ्यास किया जा सके। सर्वप्रथम हम निबंध को लेंगे। हम बचपन से निबंध पढ़ते लिखते रहे हैं। जब आप छोटी कक्षा में थे तब गाय, हमारा गांव, स्कूल में मेरा पहला दिन आदि विषय पर लिखते थे। कुछ बड़े हुए तो हमारा देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कॉलेज में मेरा पहला दिन, पर्यावरण, जनसंख्या आदि विषयों पर निबंध लिखने लगे। आज हम बड़े संक्षेप में निबंध के बारे में जानेंगे। निबंध के लिए कहा जाता है कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाव अथवा विचार एवं भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही अधिक संभव है। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति नि उपसर्ग सहित बंध धातु से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय है भली भांति बांधना। किसी विषय से संबंधित विचार को परस्पर तारतम्यता से बांधना ही निबंध है। अंग्रेजी में ऐसे शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ है प्रयत्न, परीक्षण या प्रयोग, अर्थात वह रचना जिसमें किसी विषय पर विचार का प्रयत्न किया जाए और उन विचारों का युक्तियों तथा तर्कों के आधार पर परीक्षण करके विवेचन किया जाए। इस संबंध में
पाश्चात्य एवं प्राच्य विद्वानों ने निबंध की अनेकों परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन मैं यहाँ बाबू गुलाब राय द्वारा दी गई निबंध की परिभाषा को आदर्श मानते हुए उन्हीं के शब्दों में कहूँगी कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं यदि देखें तो निबंध आकार में छोटी गद्य रचना है, लेखक के निजी व्यक्तित्व की झलक है। निबंध में जीवन का एक दृष्टिकोण गोचर होता है, एक दृष्टिकोण दिखाई देता है। निबंधकार अपनी शैली व प्रतिभा से सामान्य विषय को भी महान बना सकता है। इनमें लेखक को अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता है। लेखक के भावों और विचारों का सुंदर संगुम्फन होना निबंध की अनिवार्यता भी है। भाव के अभाव में बुद्धि का विलास ही होगा और बुद्धि के अभाव में गद्य काव्य ही बनकर रह जाएगा। अतः निबंधकार को ज्ञानात्मक और भावनात्मक सत्ता को सदा साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हमने निबंध को बहुत ही संक्षेप में जाना। अब हम कल आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए संकलन में जो निबंध है उसकी चर्चा करेंगे। निबंध को हम पढ़ेंगे और वह निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध हम पढ़ेंगे और इसीलिए ये चर्चा मैंने पूर्व में की, इसकी पृष्ठभूमि में कि हम जब निबंध पढ़ेंगे तब हमें मालूम होना चाहिए कि निबंध होते क्या हैं। तो कल हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे कल की कक्षा में। आज इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कितने का हो? 10 मिनट। सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो न निर व्याख्या करेंगे। क्या वो किसकी आवाज़ है इसमें? और इसी प्रकार से हम इसकी ये कैसे आ गया? क्यों? पहले तो नहीं था ये। वो ध्यान से रखो, नहीं तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग तुम कर रहे हो बोलना शुरू कर देती हो तुम। बीएससी प्रथम
ये तो गया ना ये वाला तो, ये दूसरा दिया था ये। इसमें नहीं है, वो दूसरा था। इसको डिलीट कर दो, तो तुम वही सेंड कर दोगे कभी मुझे तो ये भेज दो। बीएससी प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये थोड़ी बुलाया उसने, पुनः स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त मैं डॉक्टर विनीता कौशिक जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या बीएससी प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता। आज का हुआ नहीं मतलब? अरे यार, वो तो हुआ क्यों नहीं होगा। आपको हमेशा आपके लक्ष्य की प्राप्ति। गूगल पे हो साथ। अभी तक चल रहा है क्या रिकॉर्डिंग?